तो सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपका जो टारगेट है उसके लिए आप अच्छा संघर्ष करके, मेहनत करके आप उसे प्राप्त करने के लिए आगे प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे होंगे। साथियों, आज हम CTU जो ड्राइवर वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शन वाले या कन्फ्यूजन वाले पर्सन हैं उन पर छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा सेशन ये नहीं रहेगा। सबसे पहले प्रश्न पे मैं आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एज पर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट, यानी मोटर व्हीकल एक्ट की दूसरी अनुसूची के अनुसार व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम कंपेंसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी परमानेंट या स्थायी निर्योग्यता की हालत में न्यूनतम मुआवजा। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बोर्ड ने माना है। हिट एंड रन धारा 161 शेड्यूल 2 कंपेंसेशन यानी मुआवजे से संबंधित है। इंजर्ड हो गया तो 50,000, डेथ हो गई तो 2 लाख का जुर्माना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्शन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। प्रश्न संख्या मैं आपके लिए 18 लिए चलता हूँ। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऑन ए स्टीप रोड नॉट सफिशिएंटली वाइड, एक मतलब चढ़ाई वाली जो सड़क है, स्टीप एंड चढ़ाई, वहां पर पर्याप्त जगह नहीं है। वाई टू अलाउ द व्हीकल टू पास ईच अदर, दो वाहनों के आपस में गुजरने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। अदर फ्रीली विदाउट डेंजर, बिना खतरे के, तो आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, जब दो गाड़ियां हैं एक चढ़ाई वाली सड़क पे, एक नीचे उतर रही है एक ऊपर चढ़ रही है, तो खतरा ज्यादा किसको है? जो ऊपर चढ़ रही है, क्योंकि उसके पास में लोड हो सकता है, ऊपर चढ़ने में ताकत लगती है। अगर उसको रास्ता नहीं मिला तो उसके लिए समस्या बन सकती है। लेकिन जो ढलान में है वो गाड़ी रोक सकता है, रोक के आराम से दोबारा से भी गाड़ी को शुरू कर सकता है, कोई समस्या नहीं आती। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये कहता है व्हीकल गोइंग डाउन हिल गिव्स, यानी जो व्हीकल नीचे आ रहा है वो देगा, क्या देगा? प्रेसिडेंस यानी प्राथमिकता टू व्हीकल गोइंग अपहिल, जो व्हीकल ऊपर की ओर जा रहा है। व्हीकल गोइंग डाउन हिल गिव्स, यानी वाहन जो नीचे आ रहा है गिव्स यानी देगा, क्या देगा? प्रेसिडेंस यानी प्राथमिकता, किसको? टू व्हीकल गोइंग अपहिल, जो वाहन ऊपर जा रहा है, यानी नीचे आने वाला वाहन ऊपर जाने वाले वाहन को प्राथमिकता देगा। ऑप्शन नंबर यहां पे आप देख पा रहे हैं ए, ढलान में जा रही गाड़ी चढ़ाई वाली गाड़ी को पहले देती है, पहले यानी प्राथमिकता देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट आंसर है, नो ऑब्जेक्शन, यहां पे कोई ऑब्जेक्शन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 31 यहां पे है, व्हाट डज द कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन डिवाइडिंग द लेन्स मीन्स, यानी लेन को बांटने के लिए अगर ठोस कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन है तो इसका मतलब क्या होता है? साथियों, यहां पर आपको फर्क समझना होगा। एक व्हाइट लाइन होती है, एक येलो लाइन होती है, दोनों में अंतर होता है। अंतर है तभी तो इनका कलर येलो और व्हाइट रखा गया है। किनारे के ऊपर व्हाइट लाइन है मतलब कि लिमिट को दर्शाती है। व्हाइट लाइन अगर रोड के बीच में है तो डिवाइडेशन को दर्शाती है। व्हाइट लाइन बता दिया। येलो लाइन अगर किनारे पे है तो गाड़ी को आपको खड़ा करना और रोकना मना होता है। येलो लाइन रोड के बीच में है मतलब उसको पार करना प्रतिबंधित है किसी भी हालत में। 4 मीनिंग में आज बता रहा हूं आपको, किसी भी एग्जाम में आप चले जाना वहां पे आप आराम से इसका आंसर निकाल देंगे। दोबारा से बता दूं, व्हाइट लाइन किनारे पर है मतलब कि रोड की लिमिट बता रही है। व्हाइट लाइन अगर केंद्र में है, सेंटर में है, तो मतलब लेन को डिवाइड कर रही है, सड़क को डिवाइड कर रही है। दो चीजें। इसके अलावा यहां पर येलो लाइन जो होती है किनारे पर है तो यहां पर आपको गाड़ी को रोकना या खड़ा करना मना होता है। येलो लाइन रोड के बीच में है मतलब कि उसको पार करना प्रतिबंधित है। कहने का तात्पर्य है ठोस लाइन को पार नहीं किया जाता, लेकिन केवल येलो लाइन को। व्हाइट लाइन को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर ठोस लाइन है, लेकिन अगर आप यू टर्न लेना चाहते हैं तो आप यू टर्न लेने की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में आप व्हाइट लाइन जो ठोस लाइन है उसको पार कर सकते हैं, येलो लाइन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, चालक को लेन बदलने की खुल है या छूट है यदि उसने बाएं या दाएं मुड़ना हो। अगर वो बाएं या दाएं मुड़ रहा है तो वो इस व्हाइट लाइन को क्रॉस कर सकता है, इसका ऐसा कहना है और ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नो ऑब्जेक्शन, यानी ऑब्जेक्शन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। प्रश्न संख्या आपके सामने यहां पर 32 है। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर व्हीकल इज नॉट ए मोटर कार, ये ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न है। पूछा है कि मोटर कार कौन सा एक मोटर कार नहीं है। ऑप्शन है ओमनी बस, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल। यहां पर जो है ये लिखा गया है, जो डेफिनेशन है मोटर व्हीकल एक्ट में, मोटर कार मींस एनी मोटर व्हीकल अदर देन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनी बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरेज। इनके अलावा जो गाड़ियां होगी वो एक मोटर कार होगी। तो इसमें तो सारे व्हीकल के नाम ये दिए गए हैं, तो ये ऑब्जेक्शन के लायक पर्सन है। आप इसमें रेफरेंस है वो दे सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988,
सेक्शन 2 डेफिनेशन ऑफ ए मोटर कार 26, या आप इसमें रेफरेंस दे सकते हैं। इस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। 48 है, प्रश्न में यह पूछा है कि दिया गया संकेत किसका है। ऑप्शन नंबर 1 है पुलिस विभाग द्वारा वाहनों की जांच, नंबर 2 है ठहराव, नंबर 3 आगे खराब वाहन, नंबर 4 है मरम्मत अधीन सड़क। एक्चुअल में जो साइन है ये है आपके डेंजर अहेड, यानी आगे खतरा है। अब वो किस पर्पज से है इसका कोई भी मतलब कि फिक्स नहीं है। खतरा किसी भी कारण से हो सकता है, आगे खड्डा हो सकता है, आगे अचानक ढलान हो सकती है, आगे काम चल रहा हो सकता है, आगे कोई खराब वाहन रोड के बीच में खड़ा है, कुछ भी हो सकता है। खतरा तो खतरा होता है, जहां पर रोड पर खतरा होता है वहां पर ऐसा साइन है वो बना हुआ होता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी और डी है, ये दोनों ही खतरे के सूचक हैं। मरम्मत अधीन सड़क है तो भी आगे डेंजर है, खतरा रहता है, आपको ध्यान रखना होता है। आगे खराब वाहन है तो भी आपके खतरा होता है, भी आगे खराब वाहन है तो इसको खराब वाहन को आप खतरा मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो आपके बीच में आ सकता है, वो आपसे टक्कर खा सकता है। और रोड अंडर रिपेयर होगी तो भी तो साथियों खतरा होता है, ठीक है। हालांकि रोड अंडर रिपेयर का रोड साइन जो है वो वर्क एट जो है मेन एट वर्क, यानी कि जो आदमी काम पर है वैसा साइन होता है, लेकिन वो एक मतलब कि मरम्मत का ही है। लेकिन मरम्मत अधीन सड़क का संकेत यहाँ पे स्पेशली अलग से नहीं है, वो एक खतरे का सूचक ही होता है, यानी कि डेंजर अहेड। ये जो संकेत होता है डेंजर अहेड का है, और खतरा इन दोनों ही कारण से, डी और सी दोनों ही कारण से हो सकता है। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो मल्टीपल आंसर करके। पर्सन संख्या इसके सामने इसके बाद में आपका 52 नंबर है। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से फास्ट का पूर्ण रूप कौन सा है। फास्ट का आप सभी को पता है कि फास्ट का पूरा नाम क्या होता है, जैसे कि फास्ट की फुल फॉर्म फेस, आर्म्स, स्पीच और टाइम। टाइम और ट्रांसपोर्ट, ये टी है वो दोनों को बिलोंग करती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी इसको हम फेस, आर्म, स्पीच और ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अगर घायल हो चुका है तो उसको हम अगर प्राथमिक सहायता देते हैं तो पहले ये 3 चीजें देखेंगे। अगर तीनों चीजें सही नहीं है तो हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से समय पर कॉल करेंगे या ट्रांसपोर्ट को बुलाएंगे या ट्रांसपोर्ट की मदद से उसको अस्पताल तक पहुंचाएंगे। ये फास्ट का मतलब कि पूरा नाम होता है। आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि इसमें जो टाई लिखा गया है, इसमें टाई है, टाई मिसप्रिंट हुआ है मेरे हिसाब से, TIME, इसमें एम जो है वो गायब हो गया है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फर्स्ट एड मैनुअल 2016 7th एडिशन पेज नंबर 155, ये चीज हमने जो दीपक सर DR एजुकेशन वहां की उनकी जो PDF थी उनसे मैंने रेफरेंस लिया है। मैंने एक्चुअल में देखा नहीं है कि क्या है इसमें, लेकिन ये पूरा नाम ये है, ये एकदम सही है। आप इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 आपके सामने यहां पे है। द टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ, यानी कि वाहनों में तापमान का संकेतक उपकरण किसके तापमान की ओर संकेत करता है। आप सभी को पता है कि जो टेम्परेचर गेज होता है वो आपके वाटर जैकेट जो होते हैं, वाटर जैकेट में जो पानी होता है उस पानी का टेम्परेचर बताता है। वाटर जैकेट में कूलिंग में जो पानी होता है उसका मतलब टेम्परेचर बताता है। यहां पर नाम आ गया है वाटर कूलिंग अवशेष, यानी कि जैकेट कूलिंग वेस्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसका कोई जो फैक्ट है वो हमें मिला नहीं है। हालांकि आप इसका डायरेक्ट आप ये लगा सकते हैं कि ये मिस प्रिंट है, ऐसा आप लिख के ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न गलत हुआ तो ये आप रिस्क ले सकते हैं, हो सकता है सही हो जाए। बाकी यहां पर जैकेट कूलिंग वेस्ट, जैकेट कूलिंग वेस्ट की जगह मेरे हिसाब से जैकेट कूलिंग वाटर होगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आप इसको भी देख लें, कोई सबूत मिलता है तो आप उसको रेफरेंस देके इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 78 है। द नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड इन CNG सिलेंडर एट ए प्रेशर ऑफ। यहां पे जो दीपक सर है उन्होंने ये रेफरेंस बताया है, ऑफिशियल वेबसाइट भारत पेट्रोलियम, ये यहां पे लिंक दिया गया है। और उन्होंने कहा कि गो होम और बिजनेस गैस कंप्रेस्ड और नेचुरल गैस में जाएं तो वहां पे इसका रेफरेंस दिया गया है और ये प्रेशर बताया कि उन्होंने वहां पर प्रेशर ये दिया गया है और इस हिसाब से आप ऑब्जेक्शन इसमें लगा सकते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन मैंने छानबीन करी, वहां मुझे मिला नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको इस रेफरेंस से आपको अगर प्रेशर वहां पे 200 से 250 बार अगर लगा रखा है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने आपको एक चीज बताऊंगा, मैंने ये रेफरेंस देखा है, मैंने यहां पर छानबीन करी है और ये है आपके ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन ऑयल की, जो मैंने वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक दिया, मैंने डायरेक्ट लिंक है, देखो ये डायरेक्ट लिंक है, इसमें डायरेक्ट आपको ये खुलेगा। आपको सेम टू सेम टाइप करना है http ये डबल कोमा और डबल स्लेश IOCL.com और स्लेश पेजेज स्लेश CNG, ये अगर टाइप करके आप जाओगे तो डायरेक्टली आपको वहां पर है वो CNG का जो टॉपिक को खुलेगा और इसमें जो प्रेशर दे रखा है
वो हाई प्रेशर वो दे रखा है, कितना हाई प्रेशर दे रखा है 200 बार दे रखा है ना। तो इसको ध्यान से देखना भाई, मैं किसी का भी विरोध नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जो मैंने देखा एक्चुअल में वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप विजिट करें, आपको 200 बार इसमें प्रेशर दिखाएगा, वो भी व्हीकल जो सीएनजी टैंक होता है उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो इस पर्सन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, किस हिसाब से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दीपक सर का जो ये रेफरेंस है ऑफिशियल वेबसाइट, ये इससे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और अगर सही मानना चाहें तो ये रेफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग 200 सही है, इसके अकॉर्डिंग तो 200 सही है, और इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला है, ये जो भारत पेट्रोलियम वाला है, इसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 78 नंबर प्रश्न है। आप अपने विवेक से काम करें, आपको क्या करना है, दोनों चीजें मैंने बता दी है। करना है तो ऐसे करें, नहीं करना है, सही मानना है तो इसे मान लें आप। प्रश्न संख्या 89 है, प्रश्न संख्या 89 है। हालांकि जो सीएनजी का प्रेशर है अधिकतर किताबों में 200 से 250 भी है, 200 भी है। अब किसको सही माने किसको सही नहीं माने यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। जैसे भी भारत पेट्रोलियम है, एक इंडियन ऑयल, दोनों ही आपको पता है कि बहुत बड़ी यहाँ पे मतलब की एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, और दोनों ही कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर डाटा कहीं में 200 कहीं में 250 तक आ रहा है तो गड़बड़ है मामला। प्रश्न संख्या 89 है, 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स। पहली बात तो इस नाम का अर्थ समझ लेना आप, 4 व्हील, 4 दोबारा देख लेता हूं मैं, 4 व्हील ड्राइव व्हीकल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 पहिए जो ड्राइव होते हैं, मतलब चलते हैं। व्हीकल यानी एक ऐसा वाहन जो 4 पहियों से चलता है, 4 पहियों में उसको ड्राइव मिलती है। 4 व्हील जो होता है ड्राइव होगी चारों पहियों में। इसका मतलब क्या है, गाड़ी के 2 पहिए आगे होते हैं, 2 पहिए पीछे होते हैं, तो इनको भी ड्राइव मिलेगी, इनको भी मिलेगी। मतलब दोनों में क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। डिफरेंशियल है वो दोनों में होगा। अब दोनों में डिफरेंशियल होगा तो उसको हम 4x4 4 गुना 4 गाड़ी कहते हैं, आपको पता है। चारों पहियों में जो जिसमें ड्राइव होगी वो 4 व्हील जो 4x4 गाड़ी कहलाती है। और ऐसे में डिफरेंशियल कहां होता है, अगले पहियों पर, पिछले पहियों पर, अगले और पिछले पहियों दोनों पर, और अगले और पिछले पहियों में से किसी पर भी। अब कुछ लड़के इस डी को यहां पे चैलेंज कर रहे हैं कि डी हो सकता है। आपको पता है अंग्रेजी में देखें, एनी ऑफ द फ्रंट एंड रियर। एनी ऑफ द का मतलब है या तो फ्रंट में या रियर में, यानी कि एनी जो शब्द आया है इसका मतलब है या तो फ्रंट होगा या फिर रिवर्स होगा, दोनों में नहीं होगा। लेकिन 4x4 जो गाड़ी होती है इसमें कहां होता है, दोनों में होता है भाई, है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर समझ लेना आप, डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, नो ऑब्जेक्शन, इसमें ऑब्जेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपने ये जो प्रश्न देखे होंगे, ध्यान से समझे होंगे, और इनका उचित जवाब है मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर छोटी मोटी गलती अगर मुझसे इनको बताने में कहीं हुई है तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मानव हूं, आपका एक छोटा बड़ा भाई हूं, और मैं भी आपको कुछ जानकारी कहीं से भी प्राप्त करके ही आपको दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ हूं, मैं भी सीख के सिखाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम आपके लिए बेस्ट जो है करने का प्रयास करते हैं, और बेस्ट करते करते अगर छोटा मोटा कहीं अगर गड़बड़ हो जाती है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आप अगर आपको अगर कहीं भी गड़बड़ लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे द्वारा कौन सी गलती किन प्रश्नों को बताने में हुई है। मेरी ओर से मैंने सब कुछ परफेक्ट बताया है, बाकी सब कुछ अच्छा है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपका जो टारगेट है उसके लिए आप लगातार प्रयास और मेहनत कर रहे होंगे। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, भारत का एक ऐसा ऐप है जो सबसे पहले जो ड्राइवर एग्जाम की तैयारी है जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू करवाई है वो है स्टडी एट होम, और आप इसमें जुड़ सकते हैं और ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नंबर आपके पास में है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको लगे तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों। और इसकी जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों आप आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।